गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। मुझे भी आज स्वास्थ्य मेरा बेहतर लग रहा है। हालांकि रिपोर्ट स्टिल अवेटेड, मतलब 48 आवर का समय लगता है RT-PCR की रिपोर्ट आने में। मुझे लगता है ये थोड़ा जो रिपोर्टिंग का टाइम है जो 48 आवर, इससे थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि क्या होता है कि मुझे समझ में आया इससे कि ये जो केसेस का जो फैल रहे हैं केसेस, रिपोर्ट टेस्ट कराने से लेकर रिपोर्ट आने के बीच में जो 48 घंटे का जो इतना लंबा टाइम गैप है, उसमें जो है व्यक्ति कई बार जो है वो निश्चिंत हो जाता है, इधर उधर घूमने लगता है, तो केसेस कई बार फैल जाते होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग का टाइम, जैसे USA वगैरह में 8 घंटे में 6 घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं, कई जगह पर भी इंस्टेंट भी करने लगे वो लोग, तो हमको भी थोड़ा सा जो है इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा हमको भी, ताकि रिपोर्टिंग जल्दी हो सके। क्योंकि यह जो है आप अभी फिलहाल इंडिया में ऐसा है कि RT-PCR टेस्ट आपको कराना हो तो आपके सिम्टम होने पर आप अपना आधार कार्ड सब डिटेल देंगे, आप फिर टोकन मिलेगा आपको मुंबई के अंदर स्पेशली, और फिर आपको 1 दिन या 2 दिन के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी, तो 4 दिन ऑलरेडी लग चुके होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो ये जो टाइम गैप है गवर्नमेंट को उसको कम करना चाहिए। खैर, सरकार का काम है, अब देखेगी वो ना। मुझे तो प्रैक्टिकल ये समझ में आया कि हम लोग तो पेशेंट्स को, तो खैर मैंने तो कोविड वार्ड में फ़िलहाल काम नहीं किया है। अभी जो हम लोगों को उन्होंने टेली कंसल्टेशन का काम पकड़ाया हुआ है कि जो अलग अलग ICU में जो भी डायबिटीज़ के प्रॉब्लम जो भी होते हैं उससे जुड़े हुए समस्याएं वो डॉक्टर्स को हमें कोऑर्डिनेट करनी होती है। ठीक है, तो आपको बता दूँ, मेडिकल में भी इंटेंसिविस्ट अलग होते हैं। जो ICU में काम करते हैं, इस तरह के वार्ड्स में काम करते हैं, वो इंटेंसिविस्ट डॉक्टर अलग होते हैं, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो अलग होते हैं। मेडिकल में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और अच्छी बात यह है कि मेरे को कल मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे फ़ोन किया। वो मेरी बहुत पुरानी समय की स्टूडेंट रही है वो, तो उसने बताया कि वो अभी इसका सुपर स्पेशलाइजेशन में सिलेक्शन उसका हो गया, तो वो सी वॉज कन्फ्यूज बिटवीन द न्यूरो सर्जरी एंड द प्लास्टिक सर्जरी। देन फाइनली मैंने उसको समझाया कि तुमको प्लास्टिक सर्जरी की ओर जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी जो है इट इज़ मोर इवॉल्विंग साइंस एंड ब्रांच इन मेडिकल। और प्लास्टिक सर्जरी में काफ़ी है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब केवल जो है वो चेहरे का ब्यूटिफिकेशन नहीं होता है, उसमें बहुत सारे जो बर्न केसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें भी प्लास्टिक सर्जन जो है काफ़ी काम करते हैं। कई लोग बच्चे एक चीज़ पूछते हैं कि सर हम क्या डेंटल में जाएं, यदि मान लो हम जो है वो BDS को चुनते हैं तो कोई करियर है या नहीं वहाँ पट के। मैं क्लियर कर दूं आपको कि यदि आप टैलेंटेड हैं और आपको मान लो कुछ नंबर कम रहेगा और आपने BDS को चुना आपने, ठीक है, BDS प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना चाहिए। जब तक कि बहुत इस्टेब्लिश कॉलेज ना हो तो BDS प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में पेशेंट कम होते हैं तो एक्सपोजर कम मिलता है काम करने का। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप डेंटल करते हैं, BDS करते हैं, और उसके बाद आपको बता रहा हूँ BDS करने के बाद आपने MDS किया। ठीक है, MDS किया, और MDS में आपने जो है वो अपना मैक्सिलोफेशियली सर्जरी पर आपने फोकस किया, और आपने बाद में फेलोशिप कर लिया मैक्सिलोफेशियली सर्जरी में। तो आपको बता दूँ, मैं जितने भी ट्रामा केसेस, जिसमें भी जहाँ पर भी जो है वो रोड एक्सीडेंट होता है, चेहरे पे चोट लगती है, ठीक है, तो पूरा जॉ रिक्रिएट करना, पूरा चेहरा रिक्रिएट करना, फेस को रिक्रिएट करना, ये सारा काम जो है डेंटल सर्जन करते हैं। ठीक है, बिट जो है मैक्सिलोफेशियली सर्जन करते हैं। ठीक है, मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक समय में पीपल्स मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो इमरजेंसी मेडिसिन में काम कर रहा था, तो हमारे यहाँ पे कई बार रोड एक्सीडेंट, चूँकि वो क्या था, वो जो एरिया था भानपुर वाला, भोपाल का जो एरिया था, वहाँ पे काफ़ी फास्ट ट्रैफिक चला करता था, तो कई बार ऐसे ट्रामा केसेस की एक एक्सीडेंट हुआ, सीवियरली पूरा चेहरा इंजर हो गया है। तो हम लोग क्या काम, हमारा इमरजेंसी मेडिसिन में काम ये होता है कि जैसे पेशेंट आया उसको आप स्टेबलाइज करो पहले के सारे वाइटल, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है उसको नॉर्मलाइज करो आप, उसका फ्लूइड लॉस कितना हो गया उसको रिप्लेस करो आप। ठीक है, तो पेशेंट को स्टेबल करते के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, फिर जो रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स उसको कॉल करते हैं, भाई कि ये वाला हड्डी टूटने का लग रहा है हमको, तो ऑर्थोपेडिक वाले को बुलाओ। ठीक है, लेकिन जहाँ कहीं चेहरे पे जब भी चेहरे पे डैमेज आता था तो हम बोलते थे भाई जो है वो डेंटल कॉलेज से मैक्सिलोफेशियली सर्जन को बुलाओ के। तो वो आया करते थे, आने के बाद देखने के बाद फिर बोलते थे ठीक है अभी इसको स्टेबलाइज करके इसकी 7-6 राउंड 5 राउंड में इसकी हम सर्जरी करेंगे और फिर इसको हम रिक्रिएट कर देंगे। मैंने देखा अमेजिंग रिजल्ट्स के, बहुत मेहनत करते थे वो लोग, और बड़ी महीन चेहरे की जो सर्जरी होती है, रिक्रिएशन बड़ी महीन सर्जरी होती है। तो लोग सोचते हैं ना कि डेंटल में कोई स्कोप नहीं है। मैं बता दूं कि बॉम्बे के अंदर डेंटल डॉक्टर इतने फेमस हैं कि एक डॉक्टर यहाँ पर हैं मुंबई के अंदर, डॉक्टर सोमा मोदी, उनका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई संबंध नहीं है, सरनेम सेम है उनका। तो वो डॉक्टर जो है वो मुंबई के अंदर छोटे बच्चों की सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर डेंटिस्ट है, डायग्नोसिस से लेकर एवरी ट्रीटमेंट का। और वो जो है वो मतलब यहाँ पर जो पीडियाट्रिक सर्जरी, इस मतलब मेडिकल में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। MBBS तो समझ लीजिए आपके बेसिक MBBS जो है वो ऐसा है कि तब का जो है वो बेसिक है।
खैर चलिए, एक तो ये बात किया हमने, भी थोड़ा सा करियर पे बात निकला है तो हमने कहा चलो आज बात करते हैं, थोड़ा हट के बात करते हैं हम आज के। एक वीडियो वायरल हुआ आजकल के, कल से मैं देख रहा हूँ कि वीडियो कई लोगों ने मुझे फॉरवर्ड भी किया, क्योंकि हम बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, बहुत सारे जो है वो अफसरों को जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो एमपी में वीडियो, एक बड़े आला पुलिस अफसर ने अपनी वाइफ को मार रहे हैं, मतलब ज़मीन पर पटक पटक के फेंक फेंक के अपनी वाइफ को मार रहे हैं, वो घूसे मार रहे हैं कि बिल्कुल से कोई आदमी बिल्कुल एकदम गुस्से में दुश्मन को मारता वैसे अपनी वाइफ की पिटाई लगा रहे हैं। उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो से के आधार पे फिर जो है इस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको पद से हटाया भी, उनको कि भाई आपके ये पोस्ट से हटाया। वो मालूम है लॉ इन्फोर्समेंट वाली जो फोर्स होती है जहाँ पे लीगल एक्शन को लेके कि पब्लिक जो लोक अभियोजन जो होता है, पब्लिक में जो केसेस हैं उसको रजिस्टर कर रहे हैं, उसके वो हेड थे, डीजीपी थे के। तो अब मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि यदि एक डीजीपी स्तर का अधिकारी, एक इतना बड़ा अधिकारी जो पुलिस का आला अफसर है, और वो अपनी वाइफ को मारता है और टीवी इंटरव्यू में ये कहता है कि ये तो घरेलू मामला था, ये अपराध नहीं है, ये पारिवारिक मामला है, तो मैं कहता हूँ कि अपराध ही है साहब, ठीक है। कारण ये है कि यदि आप जो है घरेलू हिंसा का कानून यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको जो है वो पुलिस सर्विसेज में रहना ही नहीं चाहिए आपको। तो पुलिस सर्विसेज जो है वो वास्तव में जो है वहाँ पर तो आपको हर व्यक्ति ने ऐसा ये कहना गलत है कि यदि पति ने पत्नी को मारा और तो वो पारिवारिक मामला है, वो क्राइम नहीं है, ये गलत है। एक थप्पड़ मारना भी जो है वो क्राइम के बराबर ही है, ठीक है। कारण उसके पीछे ये है कि घरेलू हिंसा के अपने कानून बने हुए हैं। तो क्या होता है, इससे मैं क्यों वीडियो में बोला चीज़, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्यों बोला, क्योंकि कई लोग इसको सोचते हैं चलो डीजीपी तो बोल रहा पारिवारिक मामला है, ये तो कोई क्राइम बनते ही नहीं, तो पारिवारिक मामला है, ऐसे पटक के घुसे मारना, बैठ जाना, वो पारिवारिक मामला है। तो मैं कहता हूँ कि भैया इससे आम आदमी के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं नशा करके आते हैं शाम को, कई लोअर तबके में बहुत देखा गया है इसको, शाम को पत्नी को मारते हो, निरीह प्राणी जो घर के अंदर उसकी पिटाई लगा रहे हैं, उठ के बाहर का पूरा फ्रस्ट्रेशन घर में आके निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है वो ऐसा होता है कि समाज में एक गलत प्रतिबिंब बनता है, गलत इमेज बनती है। कोई भी तरह की घरेलू हिंसा जो है वो किसी भी सूरत में कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और जिस देश में आप महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको रहने का हक भी नहीं है। कि सिंपल सी बात है कि आपको नहीं बनती है। मैं कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ में कई बार नहीं बनती है तो ना बात करें आपस में, एक दूसरे को से अलग अलग हो जाए, छोड़ दें, लेकिन हिंसा कर साथ रहना ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। कारण ये है कि हिंसा से कई बार, इस तरह की हिंसा कई बार क्राइम में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो क्राइम होते हैं फिर ये उनके परिणाम बड़े दूरगामी होते हैं। तो इसीलिए ये जो भी एक सच्चा व्यक्ति जो होगा, सही व्यक्ति जो होगा, वो कभी भी घरेलू हिंसा नहीं करेगा। हो सकता है लोगों के मतभेद हों, कई बार मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि तब भी हिंसा का कोई स्थान घर में नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते थे पहले हार्ड करेक्ट सीरीज़ के दौरान कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते हैं, ऐसा घर में होता है, वैसा घर में होता है, बोलते जाओ, मम्मी रोती रहती है, बोलती है मैं बाहर कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी, कहाँ चले जाऊँ के। तो ये जो मजबूरी है ना, मैं कहता हूँ इस मजबूरी को एक पीढ़ी को ख़त्म करना पड़ेगा। हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, हर महिला को अपने आप पर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जो है वो डिपेंडेंट है, जब तक आप किसी पर निर्भर हैं, तब तक ही उसकी दादागिरी है। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, उसकी दादागिरी खत्म हो गई उसकी, समझ गए ना। और ये दादागिरी को खत्म करना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गर्ल चाइल्ड, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। और जो घर वाले बार बार शादी का गाना गाते हैं ना, तो उनको भी समझना चाहिए कि शादी इज़ नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, कि मैरिज इज़ नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अल्टीमेट सॉल्यूशन इज़ दी एम्पावर योर गर्ल। अपनी लड़की को एम्पावर कीजिए, उसे अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। चलिए, आज का बड़ा मतलब मोटिवेशन टाइप तो नहीं है, आज का बड़ा जो है वो ऐसा कोई सामाजिक मुद्दे पे मतलब मन किया मेरा कि मैं चलो आपसे बात करूँ इस बारे में। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं किससे शेयर करता हूँ, तो मैंने आपसे शेयर किया कि मुझे जब भी कभी इस तरह की हिंसा में देखता हूँ तो मुझे मेरे मन में एक ही बात आती है कि यदि उनकी वाइफ जो है, जिनको वो भी यदि IPS होती या चलो कोई अधिकारी होती, कुछ होती, तो क्या ऐसा हो पाता, क्या ऐसा कर पाते वो, क्या उनके साथ इतनी मजबूरी वो रह पाती, क्या वो ये कह पाते कितने साल पहले से अब तक मेरे पैसे में मज़े कर रही है इसके। ऐसा कहना जो है वो मुझे बड़ा बुरा लगा मन में, कि मुझे लगा कि समाज में एक बड़ा गलत उदाहरण जो है वो सेट होता है इन चीज़ों से। तो आप भी सब जो लड़के हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, सारे लोग जो है रिस्पेक्ट करना सीखे। मैं कहता हूँ ना, देखिए कई बार विचार नहीं मिल सकते हैं, तो ना विचार मिलने पे
सेपरेट हो जाना इज़ ऑलवेज बेटर के बजाय इस तरह की हिंसा को प्रमोट करने के या वैसे इस तरीके से हिंसा करके साथ रहने के। और गर्ल्स जो महिलाएं हैं उनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।